बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। लें जी, इनकलाब तो गया तेल लेने के लिए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने बड़ा नारा लगाया था इनकलाब का, एहतसाब का, कि एहतसाब होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। किसके खिलाफ? जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ उनका ये कहना था कि जी कार्रवाई होनी चाहिए। दीगर जजेस के नाम भी वो ले रहे थे जो कि पनामा केस का जिन्होंने फैसला सुनाया था। लेकिन अब वो इस अपने बयानिए से भाग गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली है। मियाँ शहबाज शरीफ ने तकरीबन 1 महीना क़याम किया लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के पास। इस दौरान मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, मुशावरत होती रही वतन वापसी के हवाले से। जब मियाँ शहबाज शरीफ वहाँ से वतन वापस रवाना हुए हैं तो पीछे से मियाँ नवाज शरीफ ने ये काम डाल दिया। उन्होंने जनाब नारा लगा दिया एहतसाब का, उन्होंने बात कर दी कार्रवाई की। मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचते हैं लाहौर में, उनकी मुलाकातें होती हैं। बताया जाता है कि जी ताकतवर हलकों से उन्हें पैगाम पहुँचाया गया। एक दो बड़ी शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हुई, जिसके फौरी बाद मियाँ शहबाज शरीफ वापस भागते हैं। विदिन 48 आवर्स वो वापस भागते हैं, लंदन जाते हैं, जाके मियाँ साहब को समझाते हैं मियाँ साहब इंज नहीं करना, ये काम नहीं हो सकता। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो थोड़ा ख्याल आता है। मियाँ जावेद लतीफ़ उसके फौरी बाद यहाँ लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो मियाँ नवाज शरीफ ने 9 मई के किरदारों की बात की थी, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे। तो ये ट्विस्ट उसको करने की जो है वो कोशिश की गई। और अब मियाँ नवाज शरीफ ने तो खैर क्या कहना है, इसहाक डार साहब सामने आए मीडिया के और उन्होंने ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी की थी। डॉन न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर यह खबर दी थी कि मियाँ नवाज शरीफ भूल कर आगे चलने को तैयार हैं वतन की खातिर, मुल्क की खातिर। ये कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ आगे चलने को तैयार हैं। मिट्टी पाओ पॉलिसी ये अपनाने पर जो है वो कहा जा रहा है। तो खैर इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जी मामला अब अल्लाह पर छोड़ दिया गया है, मियाँ नवाज शरीफ मुल्क वापस जाकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। अब ये बातें क्यों की जा रही हैं? ये बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ एक बार फिर से केस शुरू होने के लिए जा रहे हैं। नैब ने डेटा मुरतब कर लिया है केसेस का और वो केस दोबारा से शुरू होने के लिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से, इस डील के हवाले, इस्टेब्लिशमेंट से डील के हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो राज अफशा कर दिया, बता दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिराने पर जो है गिराने की जो है वो डील की गई थी। जब जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी पर हिमायत करना था मुस्लिम लीग नून ने, तो ये कहा गया था कि ये गवर्नमेंट देने को तैयार हैं, पंजाब की भी और वफाक की भी। तो ये डील इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो हुई थी। तो इस सिलसिले में जो सीनियर सहाफ़ी उनकी जानिब से भी ये बात की जा रही है कि जी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव कैसे बना सकते हैं? जब आप गवर्नमेंट में आए, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके बनाई। जब आप फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं तब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आते हैं। जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके जाते हैं। जब मुल्क में वापस आना है अभी भी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप डील करके आएंगे। अगली हुकूमत अगर आपको मिलेगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके मिलेगी। तो आप कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ये नैरेटिव लेकर चल सकते हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि जी इतना सख्त बयानिया आपका हो सकता है? तो ये सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से बहरहाल बात की जा रही है। लेकिन इसहाक डार साहब ने आज मामला काफ़ी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये नवाज़ शरीफ ने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि पता चल गया ना कि अब वतन वापस आएंगे तो केसेस जो है वो भुगतना पड़ेंगे। एक बार फिर से जो है अगर इस सख्त नैरेटिव के तहत चलते हैं, सख्त बयानी के साथ चलते हैं तो वो तमाम चीज़ें फेस करना पड़ेंगी। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब हम अगर बात करें मौलाना फजल रहमान की, जो कि बड़ा सिविल सुप्रीमेसी में पेश रहे हैं, ये नारे लगाते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के करीबी रिश्तेदार जो कि केपी के गवर्नर हैं, इसके अलावा निगरान काबीना जो कि पहले केपी में बनी थी, उसमें मौलाना फजल रहमान के करीबी लोगों को जो है वो शामिल किया। सबसे बड़ा स्टेक जो है वो मौलाना फजल रहमान का था, सबसे बड़ा हिस्सा उस काबीना में मौलाना फजल रहमान का था। तो इस तरह से ये फ़वाइद समेटे जा रहे हैं। और हाफिज़ हमदुल्ला पर हमला भी हुआ था, एक दहशत गर्दाना हमला। यकीनन इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन अब ये मौलाना फजल रहमान ख़ुद कह रहे हैं कि जी हमारी जमात को भी मज़ीद ख़तरात लाहक हैं, हम किस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे, कैसे जो है वो इलेक्शंस के हवाले से हम ये मुहिम अपनी चलाएंगे। गैलप सर्वे ने मज़ीद परेशान कर दिया मौलाना फजल रहमान को कि सिर्फ 1% लोगों का ये कहना है कि वो मौलाना फजल रहमान की हिमायत करते हैं या उनकी जमात की हिमायत करते हैं, और कोई भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी
ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی جو ہے وہ پریشانی ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے. اور کے پی میں ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے. 2 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, ووٹ دیا ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی. اور ایک بار پھر سے جو یہ گیلپ سروے کیا گیا ہے اوور آل پورے پاکستان سے, لیکن خصوصاً پی ٹی آئی سے, جو کے پی ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی حمایت بہت زیادہ ہے. ابھی بھی عمران خان کی حمایت وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ ایکٹیویٹیز شروع کی جا رہی ہیں. جیل سے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ آرڈرز ہیں, یہ ہدایات ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا جائے. اس سلسلے میں عمر ایوب, اسد کیسر, شبلی فراز, علی امین گنڈاپور, عاطف خان, انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. یہ کمیٹیاں کیا کریں گی؟ یہ آزاد امیدواروں کا تعین کریں گی کہ کون الیکشن لڑنے کا اہل ہے اور کون جو ہے وہ کس کو یہ ٹکٹ دی جا سکتی ہے. تو ان آزاد امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے گا. ملک بھر میں جلسے ہوں گے. اب یہ جلسے کس طرح سے ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف جلسے کرے گی اور عمران خان صاحب کے ریکارڈڈ تقاریر وہاں پر سنوائی جائیں گی. عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ ایک کپتان ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کس وقت کس کھلاڑی کو میدان میں اتارنا ہے, انہیں پتہ ہے کس وقت کون سی حکمت عملی ترتیب دینی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان اپنے اوپر حملوں کا خدشہ اور خود کو قتل کرنے کے جو ہے وہ خدشات ظاہر کرتے تھے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ میں نے ریکارڈ کروا کے پاکستان سے باہر کسی کے پاس محفوظ کروا دی ہیں. اگر مجھے مار دیا گیا, مجھے کچھ ہو گیا, تو وہ ویڈیوز منظر عام پر آ جائیں گی اور اس میں جو ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. انہوں نے بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ ریکارڈ کروائی گئی ہیں, الیکشن کے لیے بھی ریکارڈ کروائی گئی ہیں. تو اب یہ جب پی ٹی آئی کے جلسے ہوں گے تو ان جلسوں میں عمران خان کی وہ ریکارڈڈ تقاریر چلائی جائیں گی, اور اس کے بعد جب عمران خان انشاءاللہ رہا ہو کر آئیں گے, بری ہو کر آئیں گے, تو وہ پھر ان جلسوں میں باقاعدہ طور پر عوام سے خطاب بھی کریں گے. تو اب یہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں, باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین کی جائے گی, آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ میدان میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ملک بھر میں جلسے بھی منعقد کروائے جائیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. معاشی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 11 ارب ڈالرز کا قرضہ رول اوور کرنے کا جو ہے وہ ایک بار پھر سے پلان کیا جا رہا ہے. چائنا سے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے درخواست کی جائے گی کہ 11 ارب ڈالرز کا جو ہمارا قرضہ ہے وہ رول اوور کر دیا جائے. تو یہ معاشی صورتحال ہے پاکستان کی. اس نگران حکومت جو کہ یہ انڈیکیٹرز دے رہی ہے کہ ہم معاشی طور پر بہت بہتر ہو چکے ہیں, بہتر نہیں ہوئے ہیں, مزید ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. 11 ارب ڈالرز کے قرضے رول اوور ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یہ قرضے واپس کرنے ہیں, تو یہ اور زیادہ پریشانی ہوگی, اور زیادہ سود کے ساتھ یہ قرضے واپس کرنے پڑیں گے. تو بہرحال دہشت گردی کی لہر ہے, معاشی طور پر ہم ایک بار پھر سے تنزلی کا شکار ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. میاں نواز شریف کے حوالے سے خصوصاً جو ہے جو وہ تیاریاں کر رہے ہیں, کیا وہ آئیں گے واپس یا نہیں, دیکھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے